अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम उस ख़ास इंटरव्यू के साथ हाज़िर हो गए जिसका आप सबको बड़ी बेताबी से इंतज़ार था। मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साबका MPA रुकने पंजाब असम्बली मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब मौजूद हैं कि जो कि ज़िमनी इलेक्शन जो है PP 139 का वो लड़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन राना अफ़ज़ाल साहब की वफ़ात के बाद जो है ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून का इस हल्के में हो रहा है और इस हल्के में जो मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब हैं वो आज़ाद हसीयत से जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और आज का उनके ऊपर कुछ एतराज़ात थे वो दूर हो गए हैं। सबसे पहले मियाँ साहब आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद कि आप पहला जो हर्डल थी वो आपने कामयाबी के साथ अबूर कर लिया। अब हम आते हैं बाकायदा अपने प्रोग्राम सवालात और जवाबात की तरफ। मुझे आप ये बताएं कि आपने पिछले इंटरव्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बेबाक तरीके से नाडर तरीके से अपना जो बयानिया आवाम के सामने पेश किया, ख़ास तौर पे इस इलाके की बल्कि मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी कद्दावर शख्सियत राना तनवीर साहब के ख़िलाफ़। हमें ये बताएं कि राना तनवीर साहब के साथ आपने एक बड़ा अरसा जो है सियासत की, बड़ा अरसा उनके साथ गुजारा, उनके नीचे आप MPA भी मुंतखब हुए, एक इलेक्शन हार भी गए, लेकिन ये जो तल्लुकात आपके ख़राब हुए हैं ये कब, कहाँ और कैसे इनकी शुरुआत हुई? सबसे पहले आवाम को ये बताएं। लोग ये सुनना चाहते हैं कि 10-15 साल का अरसा गुजार के अचानक ये क्या मामला, ये अचानक हुआ है कि इनके पीछे पूरी स्टोरी है? इमरान भाई, लेकिन मैं जब आपने क्वेश्चन शुरू किया था तो मैं उसकी नींद समझ गया था कि राना तनवीर साहब, आपने बोला है कि वो एक कद्दावर शख्सियत है। ठीक है कि वो एक कहा जाता है कि वो एक कद्दावर शख्सियत है, लेकिन अगर आप देखें तो मैंने जो लबादा उसने उड़ा हुआ था वो मैंने उतार दिया। वो इंतहाई छोटा आदमी है और वो सारी चीज़ें करता है सियासत में रहने के लिए जो नहीं करनी चाहिए। आपने कहा कि इख्लाफात कहाँ से शुरू हुए। मेरा माजी हुआ है कि मैं जिसके साथ खड़ा होता हूँ सीना तान के खड़ा होता हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखता। और ये होना भी चाहिए कि इंसान किसी के साथ मुनाफकत ना करे। चूँकि मैं निचले रूट से गया हूँ, अल्लाह ताला ने मेरी मेहरबानी की। मैंने जब भी इलेक्शन कंटेस्ट किया है उस ज़ात ने मुझे कामयाबी दी, तो उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि ये लोगों में क्यों मौका मिलता है मुझे। मैं हल्फन कह रहा हूँ आपको कि मुझे दबे लफ्ज़ों में ये कहा जाता था कि आवाम के साथ रब्ता कम रखें, क़यादत से ना मिलें। लेकिन ये कैसे हो सकता था कि जो बंदा है ही आवाम का, जिसकी ज़िंदगी का मिशन ही आवाम की खिदमत करना है, वो आवाम से दूर रहे, या जिस पार्टी के टिकट पे वो मुंतखब हो गया है उस पार्टी को वो नज़रअंदाज करे। मियाँ रऊफ़ ये नहीं करता, मियाँ रऊफ़ मुनाफिकत नहीं करता। हाँ, जिसको आपने कद्दावर कहा है उसकी ज़हनियत आप देख लें कि उसने मेरे ख़िलाफ़ प्लानिंग शुरू कर दी, इसको सियासत से आउट करना। 4 साल पहले वो बंदे अभी हयात हैं, सियाल बरादरान कोट ऑफ द मालिक से। राना तनवीर ने उनको इस्लामाबाद बुलाया और उनको ये बोला कि आप मियाँ रऊफ़ के ख़िलाफ़ कैंडिडेट बने। उनका जवाब ये था कि आप हमें कैंडिडेट बना रहे हैं, अगर आपने हमें टिकट ना दी तो फिर हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। लेकिन उनको कैंडिडेट बनाया गया और उनको हलफ भी दिया गया कि हम आपको टिकट देंगे। इसी तरह तारक डोगर एक बेचारा है, करोड़ों रुपया लुटा चुका है, उसको भी हलफ दिया गया, कसम दी गई, कुरान दिया गया। एक वक्त आएगा कि वो लोग बोलेंगे, तो हलफ दिए गए, उनको भी कहा गया कि हम आपको इलेक्शन कंटेस्ट करवाएंगे और आपको टिकट देंगे, और ये हल्फन उनको कहा गया। हर चीज़ मेरे इल्म में थी, लेकिन मैं उस जबर को बर्दाश्त करता था, इसलिए कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी ज़ात पे, मेरे किरदार पे या मेरी वफ़ादारी पे कोई उंगली उठाए। ये तो एक बात है ना,
हज़ारों बातें ऐसी हैं जो हकीकत में मबनी हैं, जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। प्लान ये था कि PP138 जो मेरा पहले वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसका अब नंबर PP139 है, मियाँ रऊफ़ को यहाँ से निकाला जाए। और उसी साजिश के तहत मुझे शरकपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी 140 दी गई, जो मैं नहीं लेना चाहता था, और मैंने इनकार किया। लेकिन बहालत मजबूरी, दोस्तों के कहने पे मैं 8 दिन उस इलेक्शन में नहीं गया। मैंने कहा नहीं जाना, लेकिन फिर मजबूरन जाना पड़ा। और जब मैं उधर इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए गया तो उधर नई बातें मुझे मालूम हुई, जिनका मुझे पहले से अंदाज़ा था। मैंने फिर भी शिकायत नहीं की, मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। मियाँ साहब, यहाँ पे एक सवाल आप ले लें। आपके मतलब ये बात जो है, एक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पे बात हुई थी कि आपने राना तनवीर साहब के जो कागजात थे खुद अपने हाथ से फिल किए थे और जमा करवाए थे, और जब पार्टी ने इंटरव्यू किया मरीम नवाज साहबा ने, तो वहाँ पर आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं PP 140 जो कि शरकपुर का हल्का है वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये फिर वो जो उस हल्के में आपने इलेक्शन लड़ा हुआ है, वो तो आपने अपनी मर्ज़ी से लड़ा हुआ है। पार्टी ने आपसे इंटरव्यू लिया था मरीम नवाज साहबा ने, वहाँ पे सबसे ऊपर आपका नाम था, और आपने उस इंटरव्यू में ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं जो है उस हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा, वहाँ पे मेरा जो अजीज़ो अकारब है वो बहुत ज़्यादा है। ये बात दुरुस्त है? ये पार्टी इंटरव्यू में बात हुई थी। ये नॉमिनेशन पेपर मैंने राना तनवीर के अपने हाथ से फिल नहीं किए जी। मुझे 20 बार 2 हफ्ते पहले हलफ दिया गया जी। राना तनवीर साहब और एक और शख्सियत थी जी। कि आप PP139 से ही हमारे कैंडिडेट हैं। जी। जो भी हो रहा है वो हमारे ऊपर के मामलात हैं या हमारी सियासत ज़िले लेवल की है। आप उसका हिस्सा नहीं है। आप अपना इलेक्शन PP139 में कंटेस्ट करें, ठीक है। और मुझे 2 घंटे के अंदर 20 बार हलफ दिया गया, ठीक है। मैंने 139 से टिकट अप्लाई की। 4 दिन के बाद जब मैं उनके घर गया तो मुझे ये पूछा गया कि आपने एप्लीकेशन मुस्लिम लीग नून की टिकट की जमा करा दी है। मैंने करा दिया। तो उन्होंने कहा मेरी भी जमा करा दी। तो मैंने अपनी वफादारी का सबूत देते हुए बिल्कुल अपने हाथ से वो फिल किया जी। फाइनल इंटरव्यू जिस दिन था तो राना तनवीर साहब का रात को फ़ोन आया कि सुबह हमने इकट्ठे लाहौर मारोड से जाना है। मैं भी चला गया सुबह। जब घर से चले तो राना तनवीर साहब ने मुझे कहा कि मियाँ साहब, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन भी 139 में जमा है और आपकी भी है और दूसरे लोगों की भी है, मैं आपको हलफ दे रहा हूँ, करानन मानन ये कह रहा हूँ कि आपने ही 139 में इलेक्शन कंटेस्ट करना है। तो मेरी रिस्पेक्ट में आप अपनी एप्लीकेशन में विड्रॉ करें। वो ज़रूरी नहीं होती कि बंदे की एप्लीकेशन टिकट तो मैंने आपको देना है, वो आपको मिल जाएगी और PP139 की ही मिलेगी। बिल्कुल ये सच है कि मैंने उधर PP139 से जो मुस्लिम लीग की टिकट की एप्लीकेशन थी वो विड्रॉ की थी, लेकिन पहले मुझे हलफ दिया गया था 1 घंटा पहले कि PP139 की टिकट आपको ही मिलेगी, ठीक है। इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर कोई बंदा मुझे चैलेंज करता है कि बिहाइंड दी वॉल ये बात नहीं हुई, तो मैं फिर चैलेंज दे रहा हूँ, आ जाएं, मक्का चलते हैं, मदीना चलते हैं, दाता साहब चलते हैं, पाकिस्तान की किसी भी मस्जिद में बैठ जाते हैं। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। उसके बाद जब वो इंटरव्यू दे के आए 5 या 6 दिन के बाद, मैं और राना तनवीर फाते कह रहे थे, वापसी पे मियाँ नवाज शरीफ साहब का फ़ोन आता है उनको। मैं उनकी सीट के पीछे बैठा हुआ था। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब इन्होंने वो लाइन पे आए तो उन्होंने सलाम दुआ के बाद राना तनवीर साहब को ये बोला, मैं पीछे सुन रहा था, मुझे कोई इल्हाम तो नहीं ना हुआ।
میں سن رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میاں عبدالرؤف کی ٹکٹ PP13 فائن میں اوکے ہو گئی ہے اور یہ پارٹی کا فیصلہ ہے اور ہمارا بھی فیصلہ ہے. جی وہ 139 میں ہی الیکشن الیکشن کنٹیسٹ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کا حلقہ چینج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لیکن میں ساری بات سن رہا تھا اور مجھے اس وقت پتہ چلا کہ میرے ساتھ یہ پھر ہاتھ ہو گیا. پھر رانا تنویر صاحب نے ان کو بولا کہ آج رات میں آپ سے ملوں گا. جی میں نے فیض پر اترتے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھا تو پیر اشرف کو فون کیا جی کہ آپ نے مجھے قرآن، آپ نے اور رانا تنویر نے مجھے قرآن دیا ہوا ہے، صحیح. حلف دیا ہوا ہے، یہ کہانی کہاں سے نکل آئی؟ اس کے بعد مجھے تیسرے دن مجھے یہ تھریٹ دیا گیا کہ آپ کو یا تو پھر ضمنی الیکشن میں جانا پڑے گا یا شرح آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. میں نے پھر انکار کر دیا. میں 8 دن اپنے گھر میں بیٹھا رہا. آپ بھی گواہ ہیں، پورا علاقہ بھی گواہ ہے. اگر میں ادھر ولنگ ہوتا، میرا جواب سمپل یہ تھا کہ اگر آپ مجھے ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر سکھر بھیج دیں. سکھر بھیج دیں. ٹھیک یہ ہے. آئیڈیا اچھا تھا سکھر والا. سکھر مجھے بھیج دیں. لیکن میں نے کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا. آپ ادھر جس کو بھی ٹکٹ دیں گے میں اس کا الیکشن کنٹیسٹ کروں گا. لیکن مجھے اس سازش کا پتہ تھا کہ مجھے ضمنی الیکشن میں بھی ٹکٹ نہیں دیا جانا. یہ مجھے آؤٹ کرنے کی سیاست ہو رہی ہے. جب پچھلا ضمنی الیکشن ہوا، جب رانا افضال صاحب نے یہ الیکشن لڑا تو اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی، کچھ لوگ آپ کو بنانے آئے تھے، آپ ناراض ہو گئے تھے اس بات پہ. جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو بہت سارے دوست، آپ کے قریبی جو دوست ہیں، آن ریکارڈ چیز ہے، وہ آئے اور وہ پھر دوبارہ آپ کو بنا کے انہوں نے کھڑا کیا. اس وقت بھی آپ نے بغاوت نہیں کی. نہیں. اب جب میرا آپ کا سوال سوری میں جی. سمجھ گیا. جب ضمنی الیکشن PP139 کا آیا تو جو شرپور میں میرے ساتھ کیا گیا جی اور کروایا گیا، کیا جانا اور بات ہے، کروایا جانا اور بات ہے. آپ اس کے میننگ سمجھ گئے ہوں گے. جی بالکل. میں نے گلا نہیں کیا. میں نے کہا کہ مجھے PP139 کا ٹکٹ دیا جائے. تو کچھ ایسی شرطیں رکھی گئیں جو قابل قبول نہیں تھیں. تو میں سمجھ گیا کہ جو میری پہلے والی سوچ تھی کہ مجھے ضمنی الیکشن میں بھی ٹکٹ نہیں ملنا، وہ کہانی اب کرانی شروع ہو گئی. میں نے بحالت مجبوری وہ شرطیں قبول کر لی. اور جب وہ میں نے قبول کر لی تو پھر 10 منٹ کے بعد ایک نئی چیز آ گئی کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے پاس گئے ہیں، حمزہ شہباز صاحب کے پاس گئے ہیں اور آپ نے ان کو یہ بولا ہے کہ میں نے ٹکٹ رانا تنویر سے نہیں لینی، آپ سے لینی ہے. تو آپ جائیں اور ان سے ٹکٹ دے لیں، ہم آپ کو ٹکٹ نہیں دینے والے. میں ٹرائی کرتا رہا ان کے ساتھ. اگر میں نے ان کو ہی جا کے کہنا تھا تو میں نے ان کی شرائط کیوں قبول کی، ان کا جبر کیوں قبول کیا؟ اینڈ آف دی ڈے مجھے یہ کہا گیا، میں ان بندوں کے نام دے سکتا ہوں کہ آپ رانا طاہر اقبال صاحب آپ سے ناراض ہیں، آپ ان سے ایکسکیوز کریں. میرا زمین مجھے ساری عمر ملامت کرے گا کہ میں کیوں گیا. میں نہیں جانا چاہتا تھا، مجھے دوستوں نے بھیجا. تو 1 گھنٹہ 15 منٹ میں ادھر بیٹھا رہا. ان کے پاس کیمرے ہوں گے، ان کے پاس وہ ریکارڈنگ بھی ہوگی، لے آئیں سامنے. میں جھوٹ بول رہا ہوں نا، وہ لے آئیں سامنے. یا پھر قرآن موجود ہے، دادا صاحب موجود ہے، کعبہ موجود ہے، مدینہ موجود ہے، چلیں. اینڈ میرے پہ ایلیگیشن یہ لگا کہ آپ میاں نواز شریف کے پاس گئے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس گئے ہیں، حمزہ صاحبہ کے پاس گئے ہیں، صاحب کے پاس گئے ہیں، آپ ان سے ٹکٹ دے لیں، ہم آپ کو ٹکٹ ہم نے نہیں دینی. ٹھیک ہے. میں پھر کیسے بتاؤں کہ میں نے ہاتھ بھی باندھے کہ میں بے گناہ ہوں.
میں نے اپنے ضمیر کو مار کے مجھے